सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय 1842-1918 ओटोमन साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद शासकों में से एक थे। उन्होंने 1876 से 1909 तक शासन किया, जो ओटोमन साम्राज्य के लिए बेहद अशांत समय था। इस दौरान साम्राज्य को आंतरिक सुधारों की आवश्यकता, यूरोपीय शक्तियों के दबाव और साम्राज्य के भीतर बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलनों का सामना करना पड़ा। उनकी विरासत को लेकर मतभेद हैं। कुछ लोग उन्हें एक तानाशाह मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें इस्लाम और ओटोमन राज्य के रक्षक के रूप में देखते हैं। प्रारंभिक जीवन। सुल्तान अब्दुल हमीद का जन्म 21 सितंबर 1842 को इस्तांबुल में हुआ था। वे सुल्तान अब्दुलमजीद प्रथम और उनकी पत्नी तिरिमुजगान सुल्तान के पुत्र थे। उन्होंने राजनीति, साहित्य और इस्लामी अध्ययन में गहरी शिक्षा प्राप्त की। उनकी परवरिश तुर्की परंपराओं और तंजीमत सुधारों की आधुनिक विचारधारा दोनों से प्रभावित थी। सिंहासन पर बैठना। अब्दुल हमीद द्वितीय 1876 में सुल्तान बने, जब उनके भाई सुल्तान मुराद पंचम को मानसिक अस्थिरता के कारण पद से हटा दिया गया। उनके शासनकाल की शुरुआत कठिन परिस्थितियों में हुई। ओटोमन साम्राज्य वित्तीय दिवालियापन, बाल्कन में राष्ट्रवादी विद्रोह और रूस तुर्की युद्ध 1877-1878 से जूझ रहा था। शुरू में उन्हें सुधारवादी नेता के रूप में देखा गया। शासनकाल और सुधार। सुल्तान अब्दुल हमीद ने 1876 में ओटोमन संविधान की घोषणा की, जिससे साम्राज्य में पहली बार एक संवैधानिक शासन की शुरुआत हुई। हालांकि 1878 में रूस तुर्की युद्ध के बाद उन्होंने संसद भंग कर दी और संविधान को निलंबित कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस्तेबदाद एक तंत्र शासन स्थापित किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन और सेना पर अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने इस्लामी एकता पैन आइलमिज्म की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य मुस्लिम दुनिया को एकजुट करना था। इसके तहत उन्होंने पूरे साम्राज्य में इस्लामी शिक्षा और मस्जिद निर्माण को बढ़ावा दिया। अब्दुल हमीद ने रेलवे परियोजनाओं, खासकर हिजाज रेलवे जैसे बड़े बुनियादी ढांचा कार्य भी शुरू किए, जिससे मक्का और मदीना तक यात्रा आसान हो गई। संकट और अपदस्थता। उनके शासनकाल के दौरान यूरोपीय शक्तियों ने ओटोमन साम्राज्य पर दबाव बढ़ाया। बाल्कन में राष्ट्रवादी आंदोलनों और आर्मेनियाई मुद्दों ने उनकी स्थिति कमजोर कर दी। 1908 में युवा तुर्क आंदोलन यंग टर्क्स ने संवैधानिक शासन बहाल करने की मांग की। अब्दुल हमीद को 1909 में अपदस्थ कर दिया गया और उन्हें सेलानिक अब थेसालोनिकी, ग्रीस में नजरबंद कर दिया गया। मृत्यु और विरासत। 1918 में उनकी मृत्यु इस्तांबुल में हुई। अब्दुल हमीद द्वितीय की विरासत को लेकर मिश्रित राय है। कुछ लोग उन्हें तानाशाह और लोकतंत्र विरोधी मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें ओटोमन साम्राज्य और इस्लाम के रक्षक के रूप में देखते हैं। उनकी शासन शैली और नीतियां आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय हैं। यहूदियों को बसाने की कहानी। यहूदी पुनर्वास या जायोनी आंदोलन से जुड़ी एक जटिल और ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जो 19वीं और 20वीं सदी में प्रमुख रूप से उभर कर आई। इसका संबंध आधुनिक इजराइल के गठन और यहूदियों के ऐतिहासिक मातृभूमि फिलिस्तीन में लौटने से है। ये कहानी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़ी हुई है। प्रारंभिक पृष्ठभूमि। प्राचीन इतिहास। यहूदी धर्म के अनुयायी प्राचीन काल से ही फिलिस्तीन, जिसे बाइबल में कनान या यहूदा कहा गया, को अपनी मातृभूमि मानते थे। हालांकि कई युद्धों और रोमन साम्राज्य के दौरान हुए डायस्पोरा यहूदियों का विस्थापन के कारण यहूदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बस गए। यूरोप में यहूदी उत्पीड़न। मध्यकाल और आधुनिक काल में यहूदियों को यूरोप के विभिन्न हिस्सों में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। विशेषकर रूस और पूर्वी यूरोप में पोग्रोम्स, यहूदी विरोधी हिंसा और पश्चिमी यूरोप में बढ़ते यहूदी विरोधी एंटीसेमिटिज्म के कारण उनकी स्थिति और खराब हो गई। जायोनी आंदोलन की शपे छोटे ऊ की मात्रा रपे छोटे ऊ की मात्रा ऐट। 19वीं सदी के अंत में यूरोप में जायोनी आंदोलन ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य यहूदियों को उनके ऐतिहासिक मातृभूमि फिलिस्तीन में बसाना था। थियोडोर हर्जल। 1896 में ऑस्ट्रियाई पत्रकार थियोडोर हर्जल ने द यहूदी स्टेट द जूइश स्टेट नामक किताब लिखी, जिसमें यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाने की वकालत की गई। 1897 में उन्होंने पहला जायोनी कांग्रेस आयोजित की, जिससे यह आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू हुआ। यहूदियों का पलायन। 1880 के दशक से फिलिस्तीन की भूमि, जो उस समय ओटोमन साम्राज्य के अधीन थी, में यहूदियों का धीरे धीरे पलायन शुरू हुआ। प्रारंभ में यहूदी वहां जमीन खरीदकर कृषि समुदाय बसाने लगे। फिलिस्तीन पर यहूदियों का बसना। बेलफोर घोषणा 1917। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने बेलफोर घोषणा जारी की, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय गृहस्थल नेशनल होम की स्थापना का समर्थन किया गया।
ये घोषणा यहूदियों के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन फिलिस्तीन के अरबी निवासियों के लिए चिंता का कारण बनी। ब्रिटिश शासन और यहूदी प्रवासन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन ब्रिटेन के शासन में आ गया। ब्रिटिश शासन के तहत यहूदियों का फिलिस्तीन में प्रवासन तेज हो गया। 1920 और 1930 के दशकों में यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार बढ़ने के कारण ये प्रक्रिया और तेज हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट के दौरान 1941-1945 अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में लाखों यहूदियों की हत्या की गई। इस भयावह घटना ने यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र और सुरक्षित राज्य की मांग को और मजबूत किया। इजराइल का गठन और विवाद। संयुक्त राष्ट्र की योजना 1947। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के बीच विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। यहूदियों ने इसे स्वीकार किया, लेकिन अरबों ने इसका विरोध किया। इजराइल की स्थापना 1948। 14 मई 1948 को इजराइल के राज्य की आधिकारिक घोषणा हुई। इसके तुरंत बाद अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया, जिससे अरब इजराइल युद्ध शुरू हो गया। फिलिस्तीनियों का विस्थापन। इजराइल की स्थापना के साथ लाखों फिलिस्तीनी अरबों को विस्थापित किया गया। इससे नकबा तबाही कहा जाता है। ये यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बना। विरासत और वर्तमान स्थिति। यहूदियों के बसने की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आज भी चल रहा एक राजनीतिक और धार्मिक विवाद है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष, यहूदी पुनर्वास और फिलिस्तीनियों के अधिकार आज भी विश्व राजनीति में प्रमुख विषय हैं। ये कहानी यहूदियों के लिए मातृभूमि पाने का प्रतीक है, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए यह उनके अधिकारों के हनन और विस्थापन की त्रासदी भी है।